हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। रोज की भांति आपको हिंदी की श्रृंखला में आगे बढ़ाई जा रही है। एसएससी जीडी यूपी पुलिस की वैकेंसी की घोषणा हो रही है। इन्हीं पुलिस की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है श्रृंखला। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, यूपीएसआई, झारखंड एसआई, बिहार एसआई, अन्य सभी परीक्षाओं, एमपी टेट, रीट, राजस्थान टेट, एमपी टेट, अन्य सभी परीक्षाओं में जहाँ जहाँ हिंदी आती है, जिस जिस राज्य में हिंदी आती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके प्रश्न को देखते रहें। प्रत्येक प्रश्न आपको, कोई प्रश्न स्किप न करें, एक एक करके प्रश्न देखते रहें। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। चलिए, बुंदेली भाषा का क्षेत्र है। बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? तो देखो, बुंदेली कहाँ बोली जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र कहाँ है? जालौन में। तो झांसी, जालौन, दतिया कहाँ बोली जाती है ये? तो झांसी, जालौन, दतिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बुंदेली बोली जाती है झांसी, जालौन और दतिया क्षेत्र में। अब क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि बुंदेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो हमने आपको बताई थी बुंदेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हमने आपको भली बात याद करवाई थी। कैसे याद करवाई थी? कानों में का मतलब कन्नौजी। कानों में बूंदे, तो बूंदे का मतलब बुंदेली। कानों में बूंदे पहने खड़ी, खड़ी का मतलब खड़ी बोली। कानों में बूंदे की हरियाणवी, तो ब्रज की हरियाणवी मतलब ब्रज भाषा, और हरियाणवी का मतलब हरियाणवी। तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। चलिए आगे देखें। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? देखो, अनुवाद कब किया जाता है? जब कोई भाषा मानक भाषा हो। कौन सी भाषा हो? मानक भाषा हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुवाद के लिए हमेशा भाषा कैसी होगी? मानक भाषा। क्योंकि माध्यम भाषा का मतलब होता है माध्यम, सांकेतिक भाषा भी हो जाएगी, लिखित भाषा भी माध्यम हो जाएगी। लक्ष्य भाषा को स्रोत भाषा भी होती है, लेकिन स्रोत भाषा का अनुवाद नहीं किया जाता। अनुवाद जब किया जाता है हमेशा मानक भाषा का किया जाता है। चलिए आगे देखें। ब्रज किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? देखो, ब्रज हमने अभी जस्ट बताया ऊपर की नहीं। ब्रज किसके अंतर्गत आएगा? तो कौन सी हिंदी बताई थी वह? कानों बंदे पहने खड़ी ब्रज की हरियाणवी। पश्चिमी बताई थी कि नहीं? तो ब्रज किसके अंतर्गत आ जाएगा? पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली नहीं आती है? हमने आपको पूर्वी हिंदी याद करवाई थी, अगर याद हो। याद कैसे करवाई थी? कि पूरब के लोग होशियार होते हैं। जब होशियार होते हैं तो उन्हें ABC पढ़ा दो। क्या पढ़ा दो? ABC। ए का मतलब अवधि, बी का मतलब बघेली, सी का मतलब छत्तीसगढ़ी। तो कौन सी नहीं है? जयपुरी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हमने ये पूछी कौन सी नहीं है, तो पूर्वी हिंदी देखो कौन कौन सी हो जाएगी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये कौन सी होगी? पूर्वी हिंदी। आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? आपको बता रहा है केवल उत्तर प्रदेश में बोली जाने बोली बोली कौन सी है? देखो, बुंदेली बोली है, ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, और उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश में बोली जाती है। तो ये यूपी और एमपी में बोली जाती है। बांगरू जो है, ये बांगरू केवल बोली जाती है हरियाणा में, और हड़ौती बोली जाती है राजस्थान में, और कन्नौजी बोली जाती है केवल और केवल यूपी में। तो कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो कौन सी हो जाएगी? कन्नौजी। हालांकि बुंदेली भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के साथ एक ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? मध्य प्रदेश भी दिया हुआ है। चलिए आगे देखें। मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मथुरा वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्रज भाषा।
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते रहे। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? इसमें बता रहा है कौन सी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। देखो, ब्रजभाषा बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन मेवाती उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। मेवाती कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में। तो राजस्थान की भी चारों बोली लिख लो। राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी आती है एक बार में देख लो। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी में याद करवाई थी मारो, तो मारो का मतलब मारवाड़ी, मारो क्या मेवा, तो मेवाती, मारो मेवा माल, तो मेवा माल का मतलब मालवी, मारो मेवा माल, तब क्या होगी? जय जयकार, जय जयकार का मतलब जयपुरी। ठीक है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। चलिए आगे देखें, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो सबसे पहले हमारे यहाँ संस्कृत बोली जाती थी, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। तो कौन सी नहीं हो गई? पंजाबी। पंजाबी कैसी है? आधुनिक भाषा है। यहाँ देखो क्रम क्या है, सबसे पहले संस्कृत, ठीक है, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद है अपभ्रंश। तो अब यहाँ देखो, संस्कृत है ही, पाली है ही, प्राकृत नहीं है, वो सॉरी पाली नहीं है, तो अपभ्रंश प्राकृत दी हुई है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? देखो, बिहारी की नहीं है, तो अब देखो जयपुरी ये कहाँ की है? राजस्थानी की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बिहारी हिंदी कैसे याद करोगे? हमने आपको बिहारी हिंदी की भी ट्रिक बताई थी। बिहारी हिंदी याद करने के लिए तरीका हमने क्या बताया था? बिहार में हिंदी कौन पढ़ाती है? भोजपुरी मैम। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये कौन सी हो गई? बिहारी हिंदी। चलिए आगे देखें। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था श्रद्धा राम फिल्लोरी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? यहाँ ये बताना है आपको कि कौन सी उत्तर प्रदेश की नहीं है। अब देखो, यहाँ खड़ी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, ब्रजभाषा बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती, कौन सी नहीं है? जयपुरी। जयपुरी कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी का जो स्थानीय नाम है वो दुधाड़ी है। क्या है? दुधाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग लिखना क्या कहलाता है? देखो, जब वर्तनी के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग लिखा जाएगा तब उसे क्या कहा जाएगा? वर्ण विच्छेद। क्या कहा जाएगा? वर्ण विच्छेद। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्वरों का उच्चारण होता है, तो स्वरों का उच्चारण कब होता है? बिना किसी की सहायता से। स्वरों के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? यहाँ आपको बताना है कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ह्रस्व है, प्लुत है, संयुक्त है, लेकिन द्वित्व नहीं है। द्वित्व किसका वर्गीकरण है? तो व्यंजन का वर्गीकरण है। ठीक है, आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? देखो, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न और उच्चारण के आधार व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। उनमें जो सघोष और अघोष है, घोषत्व और ये अल्पप्राण महाप्राण है, ये शामिल नहीं किए गए हैं। तो ऊष्म, उच्छिप्त, पार्श्व, स्पर्श, ये सभी शामिल किए गए हैं। जिन वर्णों स्वरों के उच्चारण में
दो मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? गुरु स्वर। उन्हें क्या कहा जाता है? गुरु स्वर। अगर एक मात्रा का समय लगे तो उसे कहा जाएगा लघु स्वर। दो मात्रा का समय लगे तो उसे कहा जाएगा गुरु स्वर। आगे देख लें। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन हो, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन हो, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान क्या होगा? देखो, स्वर तंत्री में कंपन हो, जब स्वर तंत्री में कंपन होगा तो वर्ण होगा स्वरयांत्रिक, और स्वरयांत्रिक वर्ण को क्या कौन सा होता है? हा। और हा वर्ण का दूसरा नाम क्या है? काकल्य वर्ण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। देखो यार, एक साथ कितने क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, किसी प्राविधिक परीक्षा का है। देखो, जिस ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन हो, जब स्वर तंत्री में कंपन होगा तो वर्ण कैसा हो जाएगा? स्वरयांत्रिक वर्ण। और स्वरयांत्रिक वर्ण को क्या कौन सा होता है? हा। अब उसने हा के वर्ण पूछे हैं, तो हा को ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका कौन सा स्थान है? तो उसे क्या कहा जाता है? काकल वर्ण कहा जाता है। आगे देखें। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। छा वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? देखो, हमें क्या बताया था? छा वर्ण किससे मिलकर बना है? का और सा से। का और सा से कौन सा ऑप्शन है? बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक एक प्रश्न देखते रहे, सही प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी चैनल पर नए आए हों, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे वाले से सही वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? देखो, संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है? जो दो स्वरों से मिलकर बना हो, वो कौन सा है? आओ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, आघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? देखो, स्पर्श व्यंजन, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन देख लो। तो का से लेकर माँ तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन होंगे। तो का से माँ के बीच में सभी है। अब देखो, कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनि कौन सी होती? का वर्ग में, मतलब का, खा, गा, घा, ये भी है। अब देखो, अघोष, अघोष कौन से होते हैं? आगे वाले। तो एक और दो अघोष। तो अब ऑप्शन कौन सा होगा? या तो का होगा या खा। फिर महाप्राण, महाप्राण कौन सा होता है? एक, तीन, पांच अल्पप्राण। तो महाप्राण कौन सा हो जाएगा? दूसरा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो एक साथ उसने कितने प्रश्न पूछे हैं? मुझे बाहर जाना हो, मुझे बाहर जाना हो, और हो के नीचे है फुल स्टॉप। उसने पूछा रेखांकित सब वाक्य में कौन सा चिन्ह है? तो रेखांकित वाक्य में कौन सा चिन्ह हो जाएगा? पूर्ण विराम। कौन सा हो जाएगा? पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किसी पद, उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए नीचे एक रेखा की जाती है, उस रेखा को क्या कहा जाता है? जब किसी पद, उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए नीचे रेखा की जाती है, उसे कहा जाता है अधोरेखा चिन्ह। कौन सा चिन्ह हो जाता है? अधोरेखा चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त लगते? देखो, जब संज्ञा की द्विरुक्ति हो, द्विरुक्ति का मतलब दो बार आ जाए, जैसे कहीं लिखा है हाथ हाथ, ये कौन सा चिन्ह लगा है? अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? डैश। तो डैश को हिंदी में क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? देखो, निर्देशक चिन्ह हमने क्या बताया था आपको? सीधी लाइन होती है। तो सीधी लाइन कौन से में है? ए में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, यहाँ डी, बी में क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह बी में। डी में क्या है? तो डी में है ये अल्पविराम चिन्ह। और यहाँ सी में है ये पूर्ण विराम चिन्ह। चलिए आगे देखें।
अल्पविराम चिन्ह कौन सा है? देखो यहाँ अल्पविराम चिन्ह आपको बताना है कि अल्पविराम चिन्ह कौन सा है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। देखो पूर्ण विराम चिन्ह आपको पहचानना है, ये कौन सा हो गया? पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ये कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक। ये कौन सा हो जाएगा? अभी जस्ट पीछे बताई था, योजक। ये कौन सा हो गया? अर्धविराम। चलिए, डैश 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 रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो रेखांकित चिन्ह कौन सा है? 3 बार अगर डैश लगी हो तो समाप्ति सूचक चिन्ह हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? देखो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जब दो समानार्थी शब्द होंगे और उनकी पुनरुक्ति हो रही होगी तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? तो कौन सा होगा? योजक चिन्ह। अभी जस्ट बताया था कि नहीं, जैसे दिन दिन, ये कौन सा हो गया? योजक चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? देखो निर्देशक होता ही है, बताया था हमने आपको। लाघव होता ही है, बताया था कि नहीं। विवरण होता ही है, तो कौन सा रह गया? उपदेशक। उपदेशक ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। प्रश्न देखते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न आपको लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी चैनल पर नए आए हो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे आपके साथ साथ आपके मित्र भी देख सके। हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है हंसपद वाक्य को पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। हंसपद का प्रयोग कब होता है? लिखने में छोटे अक्षर को देने के लिए। हमने बताया था आपको कि ये कौन सा हो जाता है? हंसपद चिन्ह। आगे देखें, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि